कभी आपने सोचा है कि हमारे दादा परदादा डिप्रेशन की गोली क्यों नहीं खाते थे? उन्होंने एंजाइटी का नाम तक नहीं सुना था। तनाव जैसा शब्द उनकी जिंदगी में था ही नहीं। तो फिर ये बीमारियां ही अचानक आई कहां से? क्यों आज का इंसान शरीर से तंदुरुस्त होकर भी मन से टूटा हुआ है? पुराने लोग सुबह उठते थे तो सीधा खेतों की ताजी हवा में निकल जाते थे। दिन भर खुले आसमान के नीचे पसीना बहाते थे और रात को बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद आ जाती थी। और हम सुबह उठते ही थके हुए होते हैं, दिन भर बंद कमरों में कैद रहते हैं, रात को बिस्तर पर जाते हैं तो घंटों करवटें बदलते रहते हैं। उनकी जिंदगी में पेड़ थे, नदियां थीं, खेत थे, मिट्टी की खुशबू थी, खुली हवा थी। और हमारी जिंदगी में बस दीवारें हैं, छतें हैं, चमकती स्क्रीन है, ठंडी हवा फेंकने वाली मशीनें हैं और नींद की गोलियां हैं। शायद हमने अनजाने में खुद से वो चीज छीन ली है जो हमें सच में जिंदा रखती थी। शायद हमारे तन और मन को किसी ऐसी चीज की भूख है जिसे हमने खुद से दूर कर दिया है। और वो चीज है प्रकृति, कुदरत। वो हरियाली जो अब सिर्फ तस्वीरों में दिखती है। ये सिर्फ इस किताब की बातें नहीं हैं, ये विज्ञान कह रहा है। जापान की सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके ये साबित किया है। अमेरिका के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध किया है। फिनलैंड की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था आज इसी एक सच पर खड़ी है। नमस्कार दोस्तों, सुनो बुक्समरी में आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसने मेरी सोच ही बदल दी है। किताब का नाम है द नेचर फिक्स और इसे लिखा है फ्लोरेंस विलियम्स ने। फ्लोरेंस खुद इसी तकलीफ से गुजरी थीं। जब वो पहाड़ों में रहती थीं तो खुश थीं, सेहतमंद थीं, मन शांत था। फिर काम के सिलसिले में शहर आ गईं और धीरे धीरे सब बिखर गया। उदासी घेरने लगी, बेचैनी बढ़ने लगी, डॉक्टरों ने दवाइयां पकड़ा दी। लेकिन फ्लोरेंस ने दवाई खाने की जगह खुद से एक सवाल पूछा, आखिर मुझे हुआ क्या? पहाड़ों में सब ठीक था, तो शहर की इन ईंट पत्थर की दीवारों में मेरा क्या बिगड़ गया? इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते वो जापान पहुंची, फिनलैंड पहुंची, स्कॉटलैंड के जंगलों में गईं, दुनिया भर के वैज्ञानिकों से मिली और जो कुछ उन्होंने खोजा वो सब इस किताब में है। आज हम समझेंगे कि प्रकृति में ऐसा क्या जादू है जो हमारे थके हुए मन को ठीक कर देता है और हमें रोजाना कितनी देर बाहर खुले में बिताना चाहिए ताकि हम बीमार ही न पड़ें। साल था 2008 और इस साल कुछ ऐसा हुआ जो पूरी मानव जाति के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार गांवों से ज्यादा लोग शहरों में रहने लगे। WHO ने रिकॉर्ड किया कि अब इंसान आधिकारिक एक शहरी जीव बन गया है और यह बदलाव इतना धीरे धीरे हुआ कि किसी को भनक तक नहीं लगी। हमारे दादा के जमाने में लोग खेतों में रहते थे, खुले में रहते थे, पेड़ों के बीच रहते थे। पापा का जमाना आया तो लोग छोटे शहरों में आ गए और अब हमारा जमाना है तो हम बड़े बड़े शहरों में ठूंसे पड़े हैं। ऊंची ऊंची इमारतों में, डिब्बों जैसे घरों में, जहां खिड़की से झांको तो बस दूसरी बिल्डिंग की दीवार दिखती है। फ्लोरेंस विलियम्स के पापा एक किस्सा सुनाते हैं। कॉलेज के दिनों में उन्होंने और उनके भाई ने पुराने टायरों और लकड़ी से एक नाव बनाई और फिर निकल पड़े ग्रीन रिवर पर। 3 हफ्ते तक बस नदी में बहते रहे, खुले आसमान के नीचे सोते रहे, जंगलों से गुजरते रहे, बिना किसी प्लान के, बिना किसी टेंशन के, बस प्रकृति के साथ। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, बस एक पीढ़ी पहले की है। लेकिन आज ऐसा करना मुमकिन ही नहीं। कहां है वो जगह, कहां है वो आजादी? एक ही पीढ़ी में सब कुछ बदल गया। अब फ्लोरेंस की अपनी कहानी। वो कोलोराडो में रहती थीं। पहाड़, जंगल, नदियां, साफ हवा, हर तरफ हरियाली। वो वहां बहुत खुश थीं, लिखती थीं, घूमती थीं, जिंदगी अच्छी चल रही थी। फिर वॉशिंगटन DC से एक अच्छा मौका मिला। बड़ा शहर, अच्छा काम। फ्लोरेंस ने सोचा चलो चलते हैं। लेकिन कुछ ही महीनों में सब उलट पुलट हो गया। वो गाड़ी चला रही होती और अचानक रोना आ जाता। कोई वजह नहीं, बस आंसू बहने लगते। थकान इतनी कि कई बार सड़क किनारे गाड़ी लगाकर सो जाना पड़ता। रात को नींद नहीं आती, सुबह उठो तो लगे सोए ही नहीं। लिखना जो पहले इतना सहज था अब पहाड़ लगने लगा। आखिर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने सुना और डिप्रेशन की गोली लिख दी। लेकिन फ्लोरेंस ने कुछ अलग सोचा। कोलोराडो में बिल्कुल ठीक थी, यहां आकर सब बिगड़ गया। और जब गौर से सोचा तो जवाब मिल गया। कोलोराडो में सुबह उठती थीं तो खिड़की से पहाड़ दिखते थे, बाहर निकलो तो पेड़ थे, हरियाली थी, ताजी हवा थी।
और वॉशिंगटन में चारों तरफ इमारतें, सड़कें, गाड़ियां, शोर, भीड़। प्रकृति का नामो निशान नहीं। एक चीज बदली थी, प्रकृति गायब हो गई थी। और यह सिर्फ फ्लोरेंस की कहानी नहीं है। अमेरिका में हर 4 में से एक अधेड़ उम्र की औरत डिप्रेशन की दवाई ले रही है। जापान में तो हालात और भी भयावह हैं। वहां एक शब्द है, कारोशी, जिसका मतलब है काम करते करते मर जाना। टोक्यो की ट्रेनों में हर रोज 87 लाख लोग सफर करते हैं। इतनी भीड़ की खास लोग रखे गए हैं जो धक्का देकर यात्रियों को डिब्बों में ठूंसते हैं। यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने खुद को प्रकृति से काट लिया है। यह ऐसा है जैसे मछली को पानी से निकालकर कमरे में रख दो और सोचो यह बीमार क्यों पड़ रही है। एक रिसर्चर जॉर्ज मैकेरॉन ने एक ऐप बनाया, मैपिनेस। इस ऐप ने 20,000 लोगों को दिन में 2 बार रैंडमली पूछा कि अभी कैसा फील हो रहा है, कहां हो, क्या कर रहे हो। 30 लाख से ज्यादा जवाब आए। नतीजा चौंकाने वाला था। लोग सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं जब प्रकृति में होते हैं, दोस्तों के साथ होने से भी ज्यादा, मनपसंद काम करने से भी ज्यादा। मतलब आप अकेले किसी पार्क में बैठे हो तो ज्यादा खुश हैं, बजाय दोस्तों के साथ किसी बंद कमरे में होने के। लेकिन सबसे दुखद बात, जो चीज हमें सबसे ज्यादा खुश करती है उसमें हम सबसे कम वक्त बिताते हैं। लोग बाहर सिर्फ 7% समय होते हैं। एक और स्टडी में पाया गया कि जो लोग बाहर टहले उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा लगा। हमें अंदाजा ही नहीं कि प्रकृति कितना सुकून दे सकती है। हमारा हाल ऐसा है जैसे प्यास लगी है पर पता ही नहीं कि पानी पीना है। हमारा शरीर चिल्ला रहा है, मुझे बाहर ले चलो, मुझे पेड़ दिखाओ, मुझे हवा दो, मुझे धूप दो। लेकिन हम सुन नहीं पा रहे। यही वो संकट है जो हमें दिख नहीं रहा। लेकिन कुछ लोगों ने इसे देख लिया और कुछ करने की ठानी। उनमें सबसे आगे थे जापानी। उन्होंने एक ऐसा उपाय खोजा जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। जापान की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि अगर लोग काम करते करते मर रहे हैं, आत्महत्या की दर बढ़ रही है, लोग उदासी में डूब रहे हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया जो बाकी देश करते हैं। ज्यादा अस्पताल नहीं बनाए, ज्यादा डॉक्टर नहीं रखे, ज्यादा दवाइयां नहीं बांटी। उन्होंने अपनी पुरानी परंपरा की तरफ देखा। जापान में सदियों से एक प्रथा चली आ रही है, शिनरिन योकू, जिसका मतलब है जंगल स्नान। यह कोई सचमुच का नहाना नहीं है। इसका मतलब है जंगल में समय बिताना, पेड़ों के बीच टहलना, जंगल की हवा में सांस लेना। यह प्रथा पुरानी थी, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और सिर्फ बातें नहीं की, करीब 30 करोड़ रुपए खर्च किए ये शोध करने के लिए कि जब कोई इंसान जंगल में समय बिताता है तो उसके शरीर में क्या होता है। जो नतीजे आए उन्होंने पूरी मेडिकल साइंस को हिला दिया। फ्लोरेंस विलियम्स को भरोसा नहीं हुआ तो वो खुद जापान चली गई। उन्होंने सोचा था कि शायद कोई घना जंगल होगा, पुराने पेड़ होंगे, आध्यात्मिक जगह होगी, लेकिन हकीकत अलग थी। वो टोक्यो के पास एक नेशनल पार्क में गई। वहां गाड़ियां चल रही थीं, बच्चे खेल रहे थे, लोग मछली पकड़ने आए थे। कोई गहरा जंगल नहीं था, बस एक जगह जहां शहर और प्रकृति साथ साथ थे। लेकिन वहां आए लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस पेड़ों के बीच होने का एहसास लेने आए थे। वहां एक गाइड थे, कुनियो। उन्होंने सबको एक पहाड़ी पर खड़ा किया जिसके नीचे से एक झरना बह रहा था। उन्होंने कहा, बस यहां शांत खड़े हो जाओ। आंखें बंद करनी है तो करो, नहीं तो खुला रखो। बस गहरी सांस लो। उनका तरीका बड़ा ही सरल था। 7 सेकंड तक सांस धीरे धीरे अंदर खींचनी है, फिर 5 सेकंड के लिए उसे अंदर ही रोकना है और फिर बहुत आराम से बाहर छोड़ देना है। उन्होंने एक खास बात समझाई कि सांस छाती से नहीं बल्कि पेट से लेनी है। यानी जब आप सांस अंदर भरें तो आपका पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए। यह तरीका आपके दिमाग को तुरंत सिग्नल भेजता है कि अब शांत हो जाओ, सब ठीक है। फ्लोरेंस ने अपने साथ चल रहे लोगों को गौर से देखा। सब टोक्यो के बड़े बड़े दफ्तरों में काम करने वाले लोग थे। उनके चेहरों पर इतनी थकान थी कि लग रहा था जैसे किसी ने उनके शरीर से सारी जान ही निचोड़ ली हो। इन्हीं में एक बिजनेसमैन थे, इतो तात्सुया। उनकी बेल्ट पर फोन, कैमरा, चाबियां और पानी की बोतल जैसी ढेरों चीजें लटक रही थीं। वो जंगल में भी अपने काम का बोझ साथ लेकर चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो चीड़ के पेड़ों के बीच आगे बढ़े और ताजी हवा में सांस लेने लगे, फ्लोरेंस ने उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक जादुई बदलाव देखा। ईतो के वो कंधे जो तनाव की वजह से अकड़े हुए थे, अब धीरे धीरे ढीले पड़ रहे थे।
उनके शरीर का भारीपन और खिंचाव जैसे पिघलने लगा था। दोपहर के खाने पर फ्लोरेंस ने उनसे पूछा, इतो, अब आपको कैसा लग रहा है? इतो ने बहुत सुकून से जवाब दिया, जब मैं यहां पेड़ों के बीच होता हूं तो मैं कुछ भी नहीं सोचता। मेरे दिमाग में जो शोर हर वक्त चलता रहता है वो यहां आकर बिल्कुल शांत हो जाता है। फ्लोरेंस ने एक बहुत दिलचस्प सवाल पूछा, जापानी भाषा में स्ट्रेस को क्या कहते हैं? इतो खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, हम इसे स्ट्रेस ही कहते हैं। जापानी भाषा में इसके लिए कोई अपना शब्द है ही नहीं। पुराने समय में जापान के लोग इतने शांत और कुदरत के करीब थे कि उन्हें तनाव जैसा शब्द बनाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। सोचिए, तनाव इतनी नई बीमारी है कि पुराने जमाने में इसके लिए कोई शब्द तक नहीं बना था। जब जंगल की सैर खत्म हुई तो सबको एक झोंपड़ी में ले जाया गया जहां सबका ब्लड प्रेशर चेक हुआ। फ्लोरेंस का ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हुआ था, लेकिन ईटो का ब्लड प्रेशर तो बहुत ज्यादा गिर गया था। और यह सब हुआ सिर्फ 2 घंटे जंगल में टहलने से। पर याद रखिए, यह कोई जादू या चमत्कार नहीं था, बल्कि साइंस था जिसे बाकायदा रिकॉर्ड किया जा रहा था। जापान ने ऐसे 48 जंगल तैयार किए हैं जिन्हें थेरेपी सेंटर माना जाता है। यहां जो भी आता है उसका पूरा डेटा चेक किया जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन और स्ट्रेस हार्मोन। तरीका बहुत सीधा है। जंगल जाने से पहले बॉडी चेकअप करो, फिर जंगल में घुमाओ और वापस आने के बाद फिर से चेकअप करो, ताकि साफ पता चले कि शरीर में क्या सुधार हुआ है। और जापानी सरकार यहां भी नहीं रुकी। उन्होंने बाकायदा ऐसे सर्टिफाइड डॉक्टर्स रखे हैं जिनका काम दवाइयां लिखना नहीं, बल्कि जंगल का नुस्खा देना है। वो मरीज को देखकर बताते हैं कि उसे किस जंगल में कितनी देर रुकने की जरूरत है। हार्वर्ड के प्रोफेसर एलन लोगन कहते हैं कि जापान की यह रिसर्च एक ऐसी चाबी है जिसने एक पुराने बंद ताले को खोल दिया है। पहले लोग सिर्फ अंदाजे से कहते थे कि जंगल में अच्छा लगता है, लेकिन ये सिर्फ मन की बातें थीं। अब जापानी वैज्ञानिकों ने इसके पक्के सबूत दे दिए हैं, और इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा डॉक्टर किंगली का। टोक्यो के इस प्रोफेसर ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ यह समझने में लगा दी कि जंगल में रहने से हमारे शरीर के अंदर असल में क्या बदलता है। उन्होंने पाया कि जंगल में समय बिताने से हमारे खून में कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है। कॉर्टिसोल वो केमिकल है जो स्ट्रेस की वजह से पैदा होता है। जितना ज्यादा स्ट्रेस, उतना ज्यादा कॉर्टिसोल। और अगर शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ जाए तो दिल की बीमारी, शुगर, मोटापा और डिप्रेशन जैसी समस्याएं घेर लेती हैं। लेकिन जंगल की हवा में जाते ही यह लेवल तेजी से नीचे गिरने लगता है। किंगली ने इससे भी एक बड़ी खोज की। उन्होंने देखा कि जंगल में रहने से हमारे शरीर की नेचुरल किलर सेल्स बीआरएच जाती हैं। यह हमारी इम्यूनिटी का वो हिस्सा है जो शरीर में घूम घूम कर कैंसर पैदा करने वाली और वायरस से संक्रमित कोशिकाओं को ढूंढकर मार देती है। ये हमारे शरीर के वो अच्छे किलर हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। डॉक्टर किंगली ने साबित किया कि सिर्फ 2 दिन जंगल में बिताने से इन सेल्स की ताकत 50% तक बढ़ जाती है। और सबसे कमाल की बात, यह असर पूरे 30 दिन तक रहता है। यानी महीने का सिर्फ एक वीकेंड अगर आप प्रकृति के बीच बिता लें तो पूरे महीने आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। लेकिन सवाल यह था कि जंगल में ऐसा क्या है जो ये जादू करता है? इसका जवाब है फाइटोसाइड्स। ये एक तरह के नेचुरल केमिकल हैं जो पेड़ हवा में छोड़ते हैं। पेड़ इन्हें खुद को कीड़ों और बैक्टीरिया से बचाने के लिए बनाते हैं, लेकिन जब हम सांस लेते वक्त इन्हें अंदर खींचते हैं तो ये हमारे शरीर के सुरक्षा तंत्र को मजबूत कर देते हैं। सबसे ज्यादा फाइटोसाइड्स चीड़ और देवदार जैसे सदाबहार पेड़ों से निकलते हैं। और गौर कीजिए, दुनिया भर की संस्कृतियों में इन्हीं पेड़ों को पवित्र माना जाता है। हमारे यहां भी पीपल, नीम और तुलसी को पूजा जाता है। शायद हमारे पूर्वजों को इसके पीछे की साइंस नहीं पता थी, पर उनका शरीर जानता था कि इन पेड़ों के पास रहने से सेहत अच्छी रहती है। किंगली ने यहां तक साबित किया कि अगर आप जंगल न जा पाए और सिर्फ इन पेड़ों के तेल की खुशबू भी सूंघें तो भी आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। आज जापान में अगर आप डॉक्टर के पास जाकर कहें कि मुझे नींद नहीं आती या मैं बहुत तनाव में हूं, तो डॉक्टर गोली देने से पहले आपको पर्चे पर लिख कर देगा, हफ्ते में 2 बार जंगल जाइए। और यह कोई घरेलू नुस्खा नहीं, बल्कि वहां की आधिकारिक मेडिकल सलाह है। हार्वर्ड के मशहूर वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन ने इसे बायोफीलिया का नाम दिया है। इसका मतलब है प्रकृति के लिए हमारा पैदाइशी प्यार। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग लाखों सालों से पेड़ों, पानी और हरियाली के बीच पला बढ़ा है।
इसलिए जब भी हम प्रकृति को देखते हैं, हमारे दिमाग को लगता है कि हम वापस घर आ गए हैं। लेकिन जब हम खुद को सीमेंट के डिब्बों में बंद कर लेते हैं, तो हमारा दिमाग तड़पने लगता है। वो लगातार सिग्नल भेजता है कि कुछ गलत है, कुछ छूट रहा है, और वो छूटी हुई चीज है प्रकृति। जापान ने इस बात को समझ लिया और जंगल को दवाई बना दिया। लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिक कुछ और ही खोज रहे थे। वो जानना चाहते थे कि प्रकृति हमारी सोच, हमारी क्रिएटिविटी और हमारे फोकस को कैसे बदलती है। और इसी खोज से निकली एक क्रांतिकारी थ्योरी, अटेंशन रेस्टोरेशन थ्योरी। इस रिसर्च में सबसे आगे थे डेविड स्ट्रेयर। स्ट्रेयर डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भटकने के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने ही साबित किया था कि गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात करना उतना ही खतरनाक है जितना नशे में गाड़ी चलाना। स्ट्रेयर जानते थे कि आज की डिजिटल जिंदगी, नोटिफिकेशंस और ईमेल्स का ये शोर हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन उन्होंने एक और चीज नोटिस की। जब भी वो पहाड़ों या जंगलों में जाते, उनका दिमाग बिल्कुल साफ और शांत हो जाता। हफ्तों से फंसी हुई प्रॉब्लम्स के जवाब अपने आप मिलने लगते। इसे टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 56 लोगों को 4 से 6 दिनों के लिए जंगल की यात्रा पर भेजा, बिना फोन, बिना लैपटॉप, बिना किसी टेक्नोलॉजी के। यात्रा से पहले सबका एक क्रिएटिविटी टेस्ट लिया गया। फिर वो लोग प्रकृति के बीच रहे और 3 दिन बाद वही टेस्ट दोबारा हुआ। नतीजे वाकई हैरान करने वाले थे। लोगों की परफॉर्मेंस 50% तक बढ़ गई थी। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बल्कि उनके दिमाग के काम करने का तरीका ही बदल गया था। डेविड स्ट्रेयर ने समझाया कि हमारा दिमाग मुख्य रूप से 2 हिस्सों या 2 नेटवर्क्स में काम करता है, जो एक सी-सॉ झूले की तरह होते हैं। जब एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है। पहला है एग्जीक्यूटिव नेटवर्क। ये दिमाग का वो मजदूर हिस्सा है जो तब एक्टिव होता है जब हम किसी चीज पर फोकस करते हैं, कोई फैसला लेते हैं या प्लानिंग करते हैं। ये नेटवर्क बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करता है और बहुत जल्दी थक जाता है। आज की भागदौड़ वाली लाइफ में हमारा यह हिस्सा हर समय ऑन रहता है, जिससे हम दिमागी तौर पर पूरी तरह निचोड़ जाते हैं। दूसरा है डिफॉल्ट नेटवर्क। यह दिमाग का वो क्रिएटिव हिस्सा है जो तब जागता है जब हम कुछ खास नहीं कर रहे होते। हमारी कल्पनाएं, नए आइडियाज और क्रिएटिविटी यहीं से आते हैं। आपने गौर किया होगा कि अक्सर हमें बेहतरीन आइडियाज शावर लेते वक्त यानी नहाते समय आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त आपका फोकस करने वाला मजदूर हिस्सा यानी एग्जीक्यूटिव नेटवर्क आराम कर रहा होता है और आपका क्रिएटिव हिस्सा पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। जब हम प्रकृति के बीच होते हैं तो हमें ऑफिस की तरह दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देना पड़ता। हमारे दिमाग के मजदूर हिस्से यानी एग्जीक्यूटिव नेटवर्क को असली आराम मिलता है, जिससे हमारा क्रिएटिव हिस्सा अपने आप खुल जाता है। रिसर्च कहती है कि शहर की बंद दीवारों के मुकाबले जंगल की खुली हवा में हमारा दिमाग नेगेटिव बातों के बजाय पॉजिटिव और नए आइडियाज के बारे में सोचता है। प्रकृति हमारे दिमाग के लिए एक स्मार्ट ड्रग की तरह काम करती है। ये हमें सॉफ्ट फैसिनेशन देती है, मतलब एक ऐसा हल्का आकर्षण जिसमें मेहनत नहीं लगती, जैसे गिरते हुए पत्तों को देखना या बहते हुए पानी की आवाज सुनना। इसे देखने सुनने में दिमाग को कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, जिससे हमारी दिमागी बैटरी धीरे धीरे रिचार्ज होने लगती है। इसके बिल्कुल उलट शहर हमें हार्ड फैसिनेशन देता है, जैसे ट्रैफिक का शोर, गाड़ियों के हॉर्न और विज्ञापनों की चमक। इन सब पर ध्यान देने के लिए दिमाग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो हमें अंदर से थका देती है। डेविड स्ट्रेयर का मानना है कि आजकल जो लोगों का ध्यान भटक रहा है, क्रिएटिविटी खत्म हो रही है और डिप्रेशन बढ़ रहा है, ये सब प्रकृति से दूर होने के ही नतीजे हैं। इसका समाधान बहुत सीधा है। अपने दिमाग को वही माहौल वापस दो जिसके लिए उसे बनाया गया है। अब 3 दिन का नेचर डोज लेना तो कमाल की बात है, लेकिन अगर आपके पास इतना समय ना हो तो क्या कम समय में भी इसका फायदा मिल सकता है? साइंटिस्ट्स ने पता लगाया है कि प्रकृति के कुछ खास हिस्से बहुत ही पावरफुल होते हैं, लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रकृति हमारे शरीर पर असर कैसे डालती है। आखिर वो कौन सी इंद्रियां हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, देखना, सुनना या सूंघना? चलिए शुरू करते हैं सूंघने से, यानी खुशबू की ताकत से। आपको याद होगा डॉक्टर किंगली ने बताया था कि पेड़ फाइटोनसाइड्स नाम का एक केमिकल हवा में छोड़ते हैं, जिसे सांस के जरिए अंदर लेने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन बात सिर्फ बीमारियों से लड़ने तक ही नहीं है। कोरिया में फायर फाइटर्स पर एक बहुत दिलचस्प टेस्ट किया गया। इन लोगों का काम बहुत स्ट्रेस वाला होता है।
पहले इन्हें सरू के जंगलों में टहलने के लिए भेजा गया, जिससे इनका स्ट्रेस काफी कम हो गया। लेकिन फिर रिसर्चर्स ने एक कमाल की चीज की। उन्होंने कुछ फायर फाइटर्स को जंगल नहीं भेजा, बल्कि उन्हें सिर्फ उस पेड़ के तेल की खुशबू सूंघाई, और आप यकीन नहीं करेंगे, उनका स्ट्रेस लेवल फिर भी कम हो गया। यानी आपको हमेशा जंगल जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुशबू भी जादुई असर कर सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी नाक सीधा दिमाग के उस हिस्से से जुड़ी है जो हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है। गंध का सिग्नल हमारे सोचने वाले दिमाग को छोड़कर सीधे इमोशनल सेंटर में पहुंच जाता है। यही वजह है कि जब आप किसी पुराने इत्र या खास खाने की खुशबू सूंघते हैं तो आपको तुरंत अपना बचपन या कोई पुरानी याद आ जाती है। खुशबू और यादों का रिश्ता बहुत गहरा है। लाखों सालों तक हमारे पूर्वज गंध से ही अपनी दुनिया को पहचानते थे, जैसे खाना कहाँ मिलेगा या पानी कहाँ है। इसीलिए जब आप गीली मिट्टी या चीड़ के पेड़ों की खुशबू लेते हैं तो आपके दिमाग को एक सुकून भरा मैसेज मिलता है कि सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो, तुम घर पर हो। अब बात करते हैं सुनने की, यानी आवाजों का हमारे दिमाग पर असर। रिसर्च कहती है कि जब हम कुदरती आवाजें सुनते हैं, जैसे बहते पानी का संगीत, पंछियों की चहचहाहट या हवा से टकराते पत्तों की सरसराहट, तो हमारा स्ट्रेस 37% तक कम हो जाता है। लेकिन इसके उलट जब हम मशीनी आवाजें सुनते हैं, जैसे ट्रैफिक का शोर, कंस्ट्रक्शन की मशीनें या मोबाइल के अलार्म, तो हमारा स्ट्रेस 400% तक बढ़ जाता है। जी हां, पूरे 400%। हमारा दिमाग प्राकृतिक आवाजों को सुरक्षित मानता है और मशीनी आवाजों को खतरा। यह हमारे अंदर लाखों सालों से कोडेड है। सबसे दिलचस्प रिसर्च हुई है पंछियों के गीतों पर। कोयल या बुलबुल जैसे पंछियों के मधुर गीत हमें शांत करते हैं। साउंड एक्सपर्ट जूलियन ट्रेजर कहते हैं कि हर इंसान को रोज कम से कम 5 मिनट पंछियों की आवाज सुननी चाहिए। बस ध्यान रहे, यह बैकग्राउंड में नहीं, बल्कि पूरे ध्यान से सुननी है। सिर्फ ये 5 मिनट आपका पूरा दिन बदल सकते हैं। अब आते हैं देखने पर, यानी दृष्टि की ताकत। साल 1984 में रॉजर उलरिक ने एक ऐसी स्टडी की जो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। उन्होंने एक अस्पताल के उन मरीजों को देखा जिनकी एक जैसी सर्जरी हुई थी। डॉक्टर, नर्स, खाना सब कुछ सेम था, बस एक चीज अलग थी। कुछ मरीजों की खिड़की से सिर्फ एक ईंट की दीवार दिखती थी, जबकि कुछ मरीजों को खिड़की से हरे भरे पेड़ दिखते थे। नतीजा क्या निकला? जिन्हें पेड़ दिखते थे वो जल्दी ठीक हुए, उन्हें दर्द की दवाइयां कम लेनी पड़ी और उनकी अस्पताल से एक दिन पहले छुट्टी हो गई। सिर्फ खिड़की के बाहर का नजारा बदलने से इतना बड़ा फर्क आ गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हरियाली देखते ही रिएक्ट करता है। स्कॉटलैंड में एक टेस्ट हुआ जहां लोगों को ब्रेन स्कैनर EEG लगाकर शहर और पार्क में घुमाया गया। जैसे ही वो पार्क में घुसे, उनके ब्रेन वेव्स बिल्कुल वैसे हो गए जैसे मेडिटेशन करते वक्त होते हैं। लेकिन प्रकृति में ऐसा क्या है जो आंखों को इतना सुकून देता है? इसका जवाब है फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल्स वो पैटर्न हैं जो कुदरत में हर जगह मिलते हैं, जैसे फर्न का पत्ता या पेड़ की टहनियां। इनका छोटा हिस्सा भी वही शेप होता है जो पूरा पेड़। हमारी आंखें लाखों सालों से इन्हीं पैटर्न्स को देखने की आदी है, इसलिए इन्हें देखने में दिमाग को जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्टडीज कहती हैं कि इन पैटर्न्स को देखने से सिर्फ 3 मिनट में स्ट्रेस 60% कम हो जाता है। वहीं शहर की सीधी लाइनें और चौकोर बिल्डिंग्स कुदरत में नहीं होती, इसलिए हमारा दिमाग इन्हें प्रोसेस करने में थक जाता है। और एक जरूरी बात, बाहर की धूप हमारी आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत जरूरी है। शंघाई में 86% स्टूडेंट्स को चश्मा लगा हुआ है क्योंकि वो अपना सारा समय बंद कमरों में बिताते हैं और बाहर धूप में नहीं जाते। फ्लोरेंस विलियम्स एक बहुत पते की बात कहती हैं। वैज्ञानिकों की आदत होती है कि वो हर चीज को अलग अलग टुकड़ों में देखते हैं, जैसे सिर्फ खुशबू या सिर्फ नजारा। लेकिन सच तो ये है कि प्रकृति का जादू इन सब के मेल में है। हम इंसान सिर्फ आंखों से नहीं जीते, हम अपनी सभी इंद्रियों से जीते हैं। हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सूंघते भी हैं और महसूस भी करते हैं। सोचिए, मोबाइल की स्क्रीन पर पेड़ की फोटो देखना कभी भी असली पेड़ के पास बैठने जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्रीन पर आपको उस पेड़ की सौंधी खुशबू नहीं आएगी, हवा से हिलते पत्तों की वो मखमली आवाज नहीं सुनाई देगी और न ही आप उसकी खुरदरी छाल को छू पाएंगे। प्रकृति की नकल नहीं की जा सकती, उसे तो बस महसूस किया जा सकता है। लेकिन इस सुकून के लिए आपको हिमालय या किसी बहुत बड़े जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर के पास का छोटा सा पार्क या सड़क किनारे खड़ा
एक पुराना पेड़ भी वही जादू कर सकता है। बस एक बार बाहर निकलिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए किसी पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाइए, एक गहरी सांस लीजिए, पंछियों की चहचहाहट सुनिए और बस उन हरे पत्तों को गौर से देखिए। शुरुआत के लिए इतना ही काफी है, लेकिन अगर आप इसे अपनी आदत बनाना चाहते हैं और सच में अपने मानसिक स्वास्थ्य को हमेशा के लिए सुधारना चाहते हैं, तो आपको कितना समय बाहर बिताना चाहिए? फिनलैंड के वैज्ञानिकों ने इसका एक सटीक जवाब ढूंढ निकाला है और यकीन मानिए वो नंबर इतना कम है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। फिनलैंड एक बहुत ही अनोखा देश है। वहां कई महीनों तक सूरज नहीं निकलता, चारों तरफ अंधेरा और हाड़ खंपा देने वाली ठंड होती है, लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में फिनलैंड हमेशा नंबर 1 पर रहता है। आखिर ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा राज है वहां के लोगों का प्रकृति से रिश्ता। फिनलैंड में प्रकृति कोई लग्जरी या शौक की चीज नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। वहां एक बहुत ही दिलचस्प कानून है जिसे एवरी मैन्स राइट कहते हैं। इसका मतलब है कि वहां की हर जमीन पर सबका हक है। आप किसी की भी जमीन पर टहल सकते हैं, कैंप लगा सकते हैं या वहां के जंगलों से फल तोड़ सकते हैं, बशर्ते आप किसी चीज को नुकसान न पहुंचाएं। वहां कुदरत को किसी एक की जागीर नहीं, बल्कि सबकी साझा विरासत माना जाता है। फिनिश भाषा में एक बड़ा ही प्यारा शब्द है, मेत्सान पेत्तो। इसका मतलब है जंगल से ढक जाना। पुराने जमाने की लोक कथाओं में कहा जाता था कि अगर कोई जंगल में बहुत शोर मचाता है या उसका अपमान करता है, तो जंगल उस पर अपना जादू कर देता है। वो इंसान दिशा भूल जाता है और उसे सब कुछ अजनबी लगने लगता है। सुनने में शायद ये थोड़ा डरावना लगे, लेकिन असल में इसका मतलब बहुत गहरा है। ये खुद को भुलाकर प्रकृति की सुंदरता में खो जाने के बारे में है। अपने अहंकार को पीछे छोड़कर खुद को उस विशाल जंगल का एक छोटा सा हिस्सा मान लेने के बारे में है। फिनलैंड में फ्लोरेंस की मुलाकात मार्को लेप्पानेन से हुई। मार्को ने जंगल के बीच एक बहुत ही अनोखा रास्ता बनाया है, जिसे वो हेल्थ नेचर ट्रेल कहते हैं। ये कोई आम पगडंडी नहीं है जहां आप सिर्फ पसीना बहाने के लिए दौड़ते हैं, बल्कि यह मन की शांति के लिए बनाई गई एक यात्रा है। इस रास्ते में अलग अलग पड़ाव हैं, जैसे एक जगह पर हजारों साल पुराना एक विशाल पत्थर है जो आपको याद दिलाता है कि वक्त के साथ बदलाव जरूरी है। एक जगह पर पत्थरों से बनी एक रहस्यमयी भूल भुलैया है जहां चलते हुए आप अपने विचारों में खो जाते हैं। और एक जगह टेपियो की मेज है जहां लोग रुककर प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। वहां टहलते हुए फ्लोरेंस को समझ आया कि फिनलैंड के लोग इतने खुश क्यों हैं। उन्होंने प्रकृति को सिर्फ पिकनिक मनाने की जगह नहीं माना है, बल्कि उसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लिया है। उन्होंने कुदरत के बीच ऐसी रस्में बना ली हैं जो उनके तनाव को कम करती हैं और उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, हमें रोज कितना समय प्रकृति के बीच बिताना चाहिए? वैज्ञानिकों ने इसका एक सटीक जवाब ढूंढ निकाला है, महीने में सिर्फ 5 घंटे। सुनने में यह बहुत कम लगता है। अगर आप इसे हफ्तों में बांटें तो ये आधे आधे घंटे की सिर्फ 3 वॉक होती है, या रोज के सिर्फ 20 मिनट। लेकिन ये 5 घंटे डीप होने चाहिए। इसका मतलब है कि दफ्तर जाते समय सड़क किनारे के पेड़ देख लेना काफी नहीं है। आपको सच में बाहर निकलना होगा, फोन को जेब में रखना होगा और कुदरत को महसूस करना होगा। फ्लोरेंस ने इसे खुद आजमाने के लिए 30/30 चैलेंज लिया, यानी 30 दिन तक रोज 30 मिनट बाहर बिताना। यह सफर उनके लिए इतना आसान भी नहीं था। कभी कीचड़ में सने कुत्तों ने उन्हें गिरा दिया, कभी मधुमक्खियों ने काटा और एक बार तो उनकी उंगली तक टूट गई। लेकिन 30 दिन पूरे होने के बाद जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। सिर्फ 30 मिनट रोज बाहर बिताने से फ्लोरेंस की बरसों पुरानी नींद की समस्या ठीक हो गई। वो पहले से कहीं ज्यादा शांत रहने लगीं और उनका स्ट्रेस जैसे गायब ही हो गया। वॉशिंगटन जैसे शोर शराबे वाले शहर में भी जब वो नदी किनारे खड़ी होती तो उनका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि वो इस विशाल प्रकृति का ही एक हिस्सा है। लेकिन उनकी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने सोचा, अगर रोज के सिर्फ 30 मिनट इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, तो सोचिए क्या होगा अगर हम 3 से 4 दिन के लिए पूरी दुनिया से कटकर किसी वीराने में चले जाएं? क्या हमारा दिमाग पूरी तरह बदल जाएगा? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो मशहूर साइकोलॉजिस्ट डेविड स्ट्रेयर के साथ यूटा के रेगिस्तान में निकल गई। हर साल अप्रैल में प्रोफेसर डेविड स्ट्रेयर अपने छात्रों को लेकर यूटा के रेगिस्तान में जाते हैं। यह कोई पिकनिक नहीं, बल्कि एक कोर्स है जिसका नाम है कॉग्निशन इन द वाइल्ड, यानी वीराने में अनुभूति।
इस यात्रा का एक बहुत सख्त नियम है, कोई फोन नहीं। आज के समय में युवाओं के लिए फोन छोड़ना किसी सजा से कम नहीं, लेकिन स्ट्रेयर उन्हें वो महसूस कराना चाहते हैं जिसे वैज्ञानिक 3-डे इफेक्ट कहते हैं। फ्लोरेंस विलियम्स भी इस सफर में उनके साथ थीं। रेगिस्तान की कड़ाके की ठंड में सब लोग कैंप फायर के चारों तरफ जमा थे। वहां ना कोई पावर पॉइंट था, ना कोई स्क्रीन। लोग बस एक दूसरे को देख रहे थे, आग की लपटों को निहार रहे थे और बातें कर रहे थे। स्ट्रेयर ने फ्लोरेंस से एक बहुत गहरी बात कही, आग के पास बैठकर लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं। असल में हजारों सालों से आग के चारों तरफ बैठकर कहानियां सुनाने की इस आदत ने ही हमें इंसान बनाया है। अगले दिन वो सब कोम ब्रिज की पहाड़ियों पर टहलने निकले, जहां 800 साल पुराने पत्थरों के घर और दीवारें थीं। चलते चलते अचानक एक ऐसा पल आया जब सब बिल्कुल चुप हो गए। वो शोर, वो फालतू की बातें सब थम गईं। छात्र उन पुरानी दीवारों को छूने लगे और उस सन्नाटे को सुनने लगे। वो पूरी तरह उस क्षण में डूब चुके थे। यहीं पर फ्लोरेंस ने विस्मय की ताकत को समझा। मनोवैज्ञानिक पॉल पिफ कहते हैं कि विस्मय वो एहसास है जो तब आता है जब आप अपने सामने कुछ बहुत विशाल या बहुत पुराना देखते हैं। विस्मय आपके अहंकार को सिकोड़ देता है। एक रिसर्च में जब लोगों से अपना खुद का चित्र बनाने को कहा गया, तो विस्मय महसूस करने के बाद लोगों ने अपना चित्र पहले के मुकाबले बहुत छोटा बनाया। विस्मय आपको एहसास कराता है कि आप इस विशाल ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हैं। इससे आपकी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं और तनाव पिघल जाता है। लेकिन याद रखिए, असली विस्मय स्क्रीन पर डिस्कवरी चैनल देखने से नहीं मिलता। उसके लिए आपको वहीं खड़ा होना पड़ता है, उस ताजी हवा और मिट्टी को महसूस करना पड़ता है। 3 दिन उस रेगिस्तान में बिताने के बाद जब स्ट्रेयर ने छात्रों का टेस्ट लिया, तो सबकी क्रिएटिविटी में 50% का उछाल आया था। जो छात्र पहले दिन फोन न होने की वजह से बेचैन थे, तीसरे दिन तक वो पूरी तरह बदल चुके थे। वो शांत थे, उनका फोकस बढ़ गया था और वो नए आइडियाज से भरे हुए थे। लगातार 3 दिन तक तकनीक और इमारतों से दूर रहने पर आपके दिमाग का वो हिस्सा जो हर वक्त काम के बोझ तले दबा रहता है, उसे आखिर चैन मिल जाता है। आपका दिमाग पूरी तरह रिसेट हो जाता है। फ्लोरेंस ये सब देख रही थीं, लेकिन उनके मन में एक बड़ा सवाल उठा। ये तो स्वस्थ छात्र हैं, पर क्या प्रकृति उन्हें भी ठीक कर सकती है, जो अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं? क्या ये उन लोगों का इलाज कर सकती है जिन्होंने युद्ध और मौत जैसा गहरा ट्रॉमा झेला है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने वो इडाहो की उस नदी पर पहुंची, जहां युद्ध से लौटी महिला सैनिक अपना इलाज कर रही थी। वो कहानी इस पूरी किताब का सबसे भावुक हिस्सा है। सोचिए, अगर प्रकृति युद्ध के घाव भर सकती है, तो वो हमारे रोज के तनाव को तो चुटकियों में खत्म कर सकती है। चलिए उस दिल छू लेने वाली कहानी को जानते हैं। फ्लोरेंस की मुलाकात हायर ग्राउंड नाम के एक संगठन से हुई। यह संस्था उन फौजियों के लिए जंगल की यात्राएं आयोजित करती है जो युद्ध के मैदान से तो लौट आए हैं, लेकिन जिनका मन अब भी उस खौफनाक अतीत में फंसा हुआ है जिसे मेडिकल भाषा में PTSD कहते हैं। फ्लोरेंस एक ऐसी ही यात्रा का हिस्सा बनी जो सिर्फ महिला फौजियों के लिए थी। पूरे 6 दिन इडाहो की एक जंगली नदी के बीच, जो ऊंचे पहाड़ों को चीरती हुई बहती है। वहां जो औरतें आई थीं, उनकी कहानियां सुनकर रूह कांप जाती है। इनमें पहली थीं कैटालिना लोपेज। कैटालिना सेना में एक नर्स थीं, जिन्होंने इराक और सोमालिया जैसे खतरनाक युद्ध के मैदानों में अपनी सेवा दी थी। उन्होंने अपनी आंखों से वो सब देखा था जो कोई भी इंसान कभी नहीं देखना चाहता। उन्होंने एक बार एक घायल सैनिक को देखा जिसके सिर पर इतना गहरा जख्म था कि उसकी खोपड़ी की हड्डी साफ हिलती हुई दिख रही थी। वो मंजर इतना खौफनाक था कि उसे देखकर ही रूह कांप जाए। उस युद्ध का खौफ आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ता था। जब वो रात को सोने की कोशिश करती, तो वही पुरानी खौफनाक यादें उनके सामने आ जाती। उन्हें हर रात बुरे सपने आते। उन्होंने मायूसी के साथ फ्लोरेंस से कहा, अब तो मुझे हर चीज में सिर्फ बुराई ही नजर आती है। मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी में अब कुछ भी अच्छा हो सकता है। दूसरी फौजी थी एंजेला डे। वो नेवी में थी, लेकिन अब हालात ये थे कि वो महीने में सिर्फ एक बार घर से बाहर निकलती थी, वो भी सिर्फ राशन खरीदने के लिए। बाकी पूरा वक्त वो अपने घर में कैद रहती, क्योंकि उन्हें बाहर की दुनिया से डर लगता था। हर चेहरा उन्हें दुश्मन लगता, हर आवाज एक हमला लगती और हर मोड़ पर उन्हें लगता कि कोई उन पर वार करने वाला है। तीसरी थी तान्या हरेरा। तान्या सेना में एक गनर थी, जिनका काम सबसे बड़ी बंदूक चलाना था। इराक में वो अपनी टुकड़ी की जान थी, लेकिन एक हादसे ने सब बदल दिया।
अब उनका एक हाथ ठीक से काम नहीं करता था। जो औरत कभी भारी मशीन गन संभालती थी, वो अब अपने घर की छोटी सी मेल बॉक्स तक नहीं खोल पाती थी। ये सभी औरतें अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थीं। न दवाइयां काम कर रही थीं, न डॉक्टर। और अब ये हारी हुई औरतें 6 दिन के लिए एक जंगली नदी के सफर पर जा रही थीं। सफर का पहला दिन बहुत डरावना था। जैसे ही नाव बर्फीली और तेज लहरों के बीच पहुंची, एंजेला को पैनिक अटैक आने लगा। कैटालिना घबराई हुई थी और तान्या अपने कमजोर हाथ को देख रही थी कि कैसे नाव चलाऊंगी। लेकिन तान्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने उस हाथ को चप्पू से ही बांध दिया और अपनी पूरी जान लगा दी। नाव पलटी, वो बर्फीले पानी में गिरी, लेकिन उन्होंने अपनी वो टोपी बचा ली जिस पर उनके युद्ध के मेडल लगे थे। उस रात जब आग के पास सब बैठी तो उनसे पूछा गया, आप किस चीज के लिए पैशनेट हो? जवाब बहुत दर्द भरे थे। कैटालिना ने कहा, अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तान्या ने कहा, मेरा सपना बंदूक चलाना था, वो छिन गया। अब मैं वहीं अटक गई हूं। उन आवाजों में गहरा दुख था, लेकिन साथ ही एक छोटी सी उम्मीद भी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नदी अपना जादू दिखाने लगी। दूसरे तीसरे दिन वो एक दूसरे को मजाकिया नाम देने लगी। चौथे दिन तक वो नावों में साथ मिलकर गाने गाने लगी। तान्या ने फ्लोरेंस से एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, ये नदी जंग के मैदान जैसी ही है। यहां भी खतरा है, यहां भी जान बचाने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, नदी को आपके अतीत से कोई लेना देना नहीं है। यहां आपको सिर्फ आज में जीना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका ध्यान भटका तो लहरें आपको पलट देंगी। यही तो सबसे बड़ा सबक था। नदी उन्हें याद दिला रही थी कि उन्हें अभी में जीना है। वहां एक योग टीचर भी थे। जब भी किसी को डर लगता, वो चिल्लाते, सांस लो, गहरी सांस लो। और धीरे धीरे वो औरतें फिर से मुस्कुराना सीख रही थीं। छठे दिन जब विदा होने का वक्त आया तो कोई जाना नहीं चाहता था। जो औरतें महीनों से हंसी नहीं थीं, वो खिलखिला रही थीं। जो किसी को छूने तक नहीं देती थीं, वो एक दूसरे को गले लगा रही थीं। फ्लोरेंस को समझ आया कि नदी जिंदगी का एक आईना है, कभी शांत तो कभी तूफानी। आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, बस उसके साथ बहना सीख सकते हैं। प्रकृति ने उनके घावों को मिटाया नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसी सुरक्षित जगह दी जहां वो फिर से सक्षम और मजबूत महसूस कर सके। 6 दिन में वो पूरी तरह ठीक तो नहीं हुई, लेकिन उन्हें एक उम्मीद मिल गई कि रिकवरी मुमकिन है। फ्लोरेंस ने अपनी आंखों से देखा कि प्रकृति सिर्फ एक नजारा नहीं, बल्कि एक गहरा मरहम है। अब असली सवाल यह है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग तो शहरों में रहते हैं। आज पूरी दुनिया ईंट पत्थरों के जंगलों की तरफ भाग रही है। 2008 में पहली बार ऐसा हुआ कि गांवों से ज्यादा लोग शहरों में रहने लगे। तो क्या कुदरत का फायदा लेने के लिए हमें अपना घर छोड़कर हिमालय जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। बस हमें अपने शहरों को देखने का नजरिया बदलना होगा। इसके लिए हमें 150 साल पीछे जाना होगा, फ्रेडरिक लॉ ओल्मस्टेड के पास। ये वही आदमी हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क का मशहूर सेंट्रल पार्क बनाया था। वो सिर्फ पेड़ नहीं लगा रहे थे, वो मानसिक स्वास्थ्य की एक मशीन तैयार कर रहे थे। ओल्मस्टेड जानते थे कि शहर की भीड़ और शोर शराबे में इंसान का दम घुटता है। उनके लिए पार्क कोई शौकिया चीज नहीं, बल्कि एक जरूरत थी, ताकि इंसान का थका हुआ दिमाग फिर से जिंदा हो सके। इसी सोच को आज कई आधुनिक शहरों ने अपनाया है। सिंगापुर को देखिए, वहां बिल्डिंग्स की छतों और दीवारों पर जंगल उगाए गए हैं। दक्षिण कोरिया के सियोल में एक पुराने हाईवे को तोड़कर उसके नीचे दबी नदी को वापस निकाला गया, जिससे न सिर्फ वहां की गर्मी कम हुई, बल्कि हजारों लोगों को सुकून का एक ठिकाना मिल गया। रिसर्च तो यहां तक कहती है कि जिन इलाकों में पेड़ ज्यादा होते हैं, वहां अपराध कम होते हैं और बच्चे पढ़ाई में बेहतर निकलते हैं। लेकिन हम अपनी सरकार या शहर के बदलने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें आज से ही अपना नेचर डोज तय करना होगा। विज्ञान कहता है कि जैसे हम शरीर के लिए दवाइयां लेते हैं, वैसे ही हमें मन के लिए प्रकृति की भी 3 खुराकें लेनी चाहिए। सबसे पहले, हर दिन कम से कम आधा घंटा बाहर बिताए। इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर के पास का कोई छोटा पार्क या पेड़ों वाली सड़क भी काफी है। बस इतना करने से आपका तनाव कम होगा और रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। दूसरा, हर महीने कम से कम 5 घंटे किसी ऐसी जगह जाए जहां हरियाली ज्यादा हो, जैसे कोई झील, पहाड़ या कोई घना बाग। यह आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है और आपके दिमाग को तेज करता है। और सबसे जरूरी, साल में कम से कम एक बार
3 दिनों के लिए ऐसी जगह निकल जाए जहां मोबाइल का नेटवर्क ना हो, बिना फोन और बिना इंटरनेट के बिताए, ये 3 दिन आपके दिमाग को पूरी तरह रिसेट कर देंगे और आप अंदर से बिल्कुल नया महसूस करेंगे। लेकिन इन खुराकों का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले, प्रकृति को सिर्फ आंखों से मत देखिए, अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए, मोबाइल की स्क्रीन पर किसी खूबसूरत जंगल की फोटो देखना और असल में उस जंगल के बीच खड़े होने में जमीन आसमान का अंतर है। स्क्रीन आपको उस गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू नहीं दे सकती, वो आपको हवा से लहराते पत्तों की आवाज नहीं सुना सकती, और न ही आप वहां की ठंडी हवा को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकते हैं। जब आप बाहर जाएं तो पेड़ों को छुएं, चिड़ियों को गौर से सुनें और वहां की ताजगी को अपने अंदर उतरने दें। दूसरी बात, सुबह की पहली रोशनी की कीमत समझिए। सुबह सुबह की सिर्फ 5 मिनट की ताजी धूप आपके दिमाग के लिए किसी जादुई दवा से कम नहीं है। यह धूप आपके शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करती है, जिससे आपका दिमाग सुबह पूरी तरह जाग जाता है और रात को सही समय पर आपको गहरी और सुकून भरी नींद आती है। और आखिर में, मुमकिन हो तो प्रकृति के बीच अकेले न जाए। अपने दोस्तों या परिवार के साथ बाहर निकलना इस अनुभव को और भी यादगार बना देता है। जब आप अपनों के साथ हरियाली के बीच टहलते हैं, बातें करते हैं और हंसते हैं, तो प्रकृति का फायदा कई गुना बढ़ जाता है। यह न सिर्फ आपकी सेहत सुधारता है, बल्कि आपके रिश्तों में भी एक नई जान फूंक देता है। फ्लोरेंस विलियम्स अपनी किताब के आखिर में एक बहुत ही भावुक कहानी सुनाती है। जब वो वॉशिंगटन शहर के शोर और डिप्रेशन से जूझ रही थीं, तब उनके बुजुर्ग पिता अक्सर उनसे मिलने आया करते थे। वो दोनों रोज बाहर टहलने जाते। चलते चलते उनके पिता उन्हें पुरानी यादें और बचपन के किस्से सुनाया करते थे। उन रास्तों पर साथ चलते हुए उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आई। उन्हें एहसास हुआ कि प्रकृति सिर्फ हमारी बॉडी या सेहत के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह जुड़ाव का एक जरिया है। जब हम बाहर कुदरत के बीच होते हैं तो हम सिर्फ पेड़ों से नहीं जुड़ते, बल्कि हम खुद से और अपने चाहने वालों से भी गहराई से जुड़ जाते हैं। प्रकृति हमें वो सुकून और ठहराव देती है जहां हम अपनों की बातें सुन पाते हैं और उनकी अहमियत महसूस कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हम अपने दिमाग पर एक खतरनाक प्रयोग कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार हम खुद को उस प्रकृति से काटकर सीमेंट की 4 दीवारों में कैद कर रहे हैं जहां हम लाखों सालों तक रहे, और इसके नतीजे आज डिप्रेशन और एंजाइटी के रूप में हमारे सामने हैं। इसका समाधान बहुत सरल है, बाहर निकलिए। प्रकृति कोई लग्जरी नहीं, हमारी जरूरत है। आपके दिमाग को प्रकृति बिल्कुल वैसे ही चाहिए जैसे फेफड़ों को ऑक्सीजन। इसके बिना आप मरेंगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपका दम घुटने लगेगा। आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी और तनाव आपको अंदर से तोड़ देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हम वापस आदिमानव बन जाएं, वो कोई स्वर्ग नहीं था, लेकिन हम बेहतर चुनाव तो कर सकते हैं। शुरुआत आज से कीजिए। इस हफ्ते अपना नेचर टाइम सच में गिनकर देखिए, आप पाएंगे कि यह उम्मीद से बहुत कम है। तो अब इस स्क्रीन को बंद कीजिए, बाहर निकलिए, किसी पेड़ के पास जाकर हवा की सरसराहट को सुनिए। आपका शरीर कब से आपको पुकार रहा है, बस आप सुनना भूल गए थे। बाहर कदम बढ़ाइए, आपका दिमाग और शरीर दोनों आपको थैंक यू कहेंगे। हम अक्सर जिम या डाइट का वादा करते हैं, पर क्या आप खुद को महीने में 5 घंटे का नेचर डोज देने का वादा कर सकते हैं? अगर हां, तो कमेंट्स में लिखिए आई एम इन। चलिए देखते हैं कितने लोग अपनी मानसिक सेहत के लिए यह छोटा सा कदम उठाने को तैयार हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाहर निकलिए और थोड़ा और जिंदा महसूस कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।